अभी ठीक से इंडिया पाकिस्तान और ईरान इजराइल की वॉर खत्म भी नहीं हुई थी कि साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया इनके बीच खुली जंग छिड़ चुकी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद अचानक बढ़ गया है। Thailand has closed all its checkpoints into Cambodia after fighting broke out between Thai and Cambodian troops along a disputed section. Tensions rising between Thailand and Cambodia. प्रोग्राम में सबसे पहले बात थाईलैंड और कंबोडिया की, जिनमें संघर्ष छिड़ गया है। Several civilians have been killed as Thailand and Cambodia exchanged fire. आज कंबोडिया थाईलैंड पर ड्रोन अटैक कर रहा है तो थाईलैंड कंबोडिया पर F-16 फाइटर जेट से बॉम्बिंग कर रहा है। आज दोनों एक दूसरे पर रॉकेट्स बरसा रहे हैं। बॉर्डर पूरी तरीके से सील हो चुका है। दोनों देशों ने अपने एम्बेसडर्स को एक दूसरे के देश से वापस बुला लिया है। थाई प्रधानमंत्री ने कंबोडिया को वॉर की सीधी धमकी दे दी है। Now to Thailand, where the acting prime minister has warned that cross-border clashes with Cambodia could develop into war. Fighting has now entered its second day over a long simmering border dispute. หลักการว่าต้องใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ต้องพยายามพูดคุยกันในการแก้ अब हालत इतनी सीरियस हो चुकी है कि कुछ लोग इसे वर्ल्ड वॉर 3 की बिगनिंग कह रहे हैं। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? तो ये सब कुछ हो रहा है एक 900 साल पुराने भगवान शिव के मंदिर के लिए, जिसका नाम है प्रेहविहार टेम्पल। The Priyavihar Temple. This is an ancient Hindu temple dedicated to Lord Shiva. It was built by the Khmer Empire. Today this temple is at the heart of this fight. पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में कि दो बौद्ध मेजॉरिटी देश एक दूसरे को मिटाने पर आमदा हो चुके हैं। जो देश कभी एक दूसरे को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा करते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। क्या ये संघर्ष वाकई इतना नेचुरल है या इसे जानबूझकर भड़काया गया था? अगर हाँ, तो क्या है वो सबक जो इंडिया को तुरंत यहां से ले लेना चाहिए, वरना इंडिया की भी हालत यही हो सकती है। आइए इन सभी सवालों का उत्तर इस वीडियो के अंत तक जानते हैं। देखिए यार, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका सीधा सीधा कनेक्शन इन दोनों देशों की हिस्ट्री से है। और इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकली कंबोडिया और थाईलैंड जो थे वो अलग अलग नहीं थे। फर्स्ट सेंचुरी के पहले से ही इस रीजन में हिंदू धर्म का काफी इन्फ्लुएंस था। फूनान एम्पायर यहाँ की वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू किंगडम थी। ये लोग विष्णु भगवान को फ्रा नाराई और भगवान शिव को फ्रा ईसु कहते थे और इनके उपासक थे। 6th सेंचुरी आते आते ना फूनान एम्पायर खत्म हो जाती है, जिसके बाद चेनला एम्पायर आती है और इसके शासक होते हैं ईसनावर्मन, जिसकी लीडरशिप में ये डायनेस्टी काफी फलती फूलती है। 9th सेंचुरी तक ये डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद आती है खामेर डायनेस्टी। देखते ही देखते ये एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया में काफी बड़े हिस्से पर राज करने लग जाती है। कंबोडिया का रीजन तो पूरी तरीके से इस एम्पायर के कंट्रोल में था। थाईलैंड का भी काफी हिस्सा इसके कंट्रोल में था। साथ ही साथ लाओस और वियतनाम के रीजन पर भी ये राज कर रहे थे। खामेर डायनेस्टी जो थे ना, वो भी एक हिंदू किंगडम ही थी और इसके भारत के साथ काफी अच्छे कनेक्शंस थे, स्पेशली चोला डायनेस्टी के साथ। और सिर्फ खामेर ही नहीं, बल्कि उस समय भारत का साउथ ईस्ट एशिया के सभी किंगडम्स पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहा था। खामेर पीरियड में थाईलैंड और कंबोडिया में कई मंदिर बनवाए गए, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वट हो, बांतेई सराय हो या फिर प्रेहविहार मंदिर हो। जी हाँ, प्रेहविहार मंदिर वही मंदिर है जिसके कारण आज ये पूरा विवाद शुरू हो चुका है। वो भी इसी डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। साथ ही साथ इस डायनेस्टी ने संस्कृत को भी काफी पॉपुलराइज किया था और अपने इंस्क्रिप्शंस में संस्कृत लिखी थी। खामेर एम्पायर के शासकों ने रामायण और महाभारत जैसे हिंदू एपिक्स को अपनाया था और उनकी कहानियों को खामेर आर्ट और कल्चर में इंटीग्रेट कर दिया था। समय के साथ साथ जो एम्पायर है ना, वो काफी पॉपुलर और काफी पावरफुल बन गई थी। लेकिन 13th सेंचुरी के आसपास थाई लोगों के बीच खामेर किंगडम से अलग होने की मांग उठने लगती है और इसी बगावत के कारण आखिरकार 1238 यानी कि 1238 में पहली थाई किंगडम बनती है, जिसको सुखोथाई किंगडम कहा जाता है और जिसके पहले राजा थे इंद्रदित्य। फिर इसी डायनेस्टी में एक और राजा आते हैं रामखमेहन, जिन्होंने थेराहेदा बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया और पूरे शासन में बुद्धिज्म को काफी पॉपुलराइज कर दिया। धीरे धीरे बुद्धिज्म को खामेर रूलर्स ने भी अडॉप्ट कर लिया और इससे हुआ ये कि कई हिंदू मंदिरों को बुद्धिस्ट सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, चाहे वो प्रसाद था मुएन थॉम हो या फिर ता मुएन तोच मंदिर हो।
अब इसके बाद आती है 14th सेंचुरी, जब खामेर एम्पायर जो होती है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वीक इकोनॉमी और ड्रॉट जैसे कंबाइंड फैक्टर्स के कारण कोलैप्स हो जाती है, जिसके कारण कंबोडिया रीजन में वैक्यूम बन जाता है। और इस वैक्यूम को फिल करते हैं राजा रामथिबोदी नाम के एक थाई शख्स जो खुद को भगवान राम का वंशज मानते हैं। इन्होंने भारत की अयोध्या के नाम पर ही अपनी किंगडम का नाम रखा, अयोध्या। हालांकि बाद में ये भी पूरी तरीके से बुद्धिस्ट एम्पायर ही बन गई थी। देखते ही देखते अयोध्या किंगडम इतना वेल्दी और पावरफुल स्टेट हो गया कि 1438 यानी कि 1438 के करीब सुखोथाई किंगडम जो था ना, वो भी इसी किंगडम का पार्ट बन जाता है। अब क्योंकि राजा जो था वो थाई मूल का व्यक्ति था, तो थाईलैंड की जो किंगडम थी ना, वो काफी पॉपुलर हो जाती है। आगे चलकर इसी अयोध्या किंगडम के राजा नरेसुआन बचे खुचे कंबोडिया पर भी हमला कर देते हैं। इससे जो कंबोडिया का क्षेत्र है ना, वो काफी इंटरनली वीक हो जाता है और अल्टीमेटली कंबोडिया थाईलैंड का वैसल स्टेट बन जाता है। पर इसके बाद जो म्यांमार के राजा थे, उन्होंने अयोध्या किंगडम के ऊपर हमला कर दिया और 1767 के करीब म्यांमार ने अयोध्या किंगडम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और इस तरीके से थाई किंगडम जो थी ना, वो गिर जाती है। म्यांमार के इस अटैक से थाईलैंड किंगडम के कई रीजन्स अलग अलग हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए कंबोडिया ने वापस से बटानबांग, सियाम रीप और सराय अंबल जैसे रीजन्स पर अपना क्लेम वापस शुरू कर दिया था। और जब थाईलैंड की ऐसी स्थिति बन गई तो उसके बाद अयोध्या आर्मी के ही मिलिट्री जनरल किंग ताकसिन ने अपने हाथों में पावर लेकर थाईलैंड के बचे खुचे जो क्षेत्र थे उनको यूनाइट किया और तौनबुरी किंगडम को एस्टेब्लिश किया। पर इसके बाद 1782 यानी कि 1782 में किंग राम वन ने मिलिट्री कू करते हुए थॉनबुरी डायनेस्टी को हटाकर चाकरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर डाली और इसी डायनेस्टी के राजा जो हैं वो आज भी थाईलैंड पर राज कर रहे हैं। खैर इस वक्त तक ना थाईलैंड तो स्टेबल हो चुका था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वियतनाम ने कंबोडिया पर हमला करके उसके साउथ के कुछ पार्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब वियतनाम कंबोडिया पर कब्जा कर रहा था तो थाईलैंड कैसे पीछे रहता। तो थाईलैंड ने अयोध्या किंगडम के फॉल के बाद जो रीजन्स थाईलैंड से अलग हो गए थे ना, जैसे कि बटामबांग, सियाम रीप और सराय अंबल, उन सभी रीजन्स पर अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। और इस सबसे ना कंबोडिया जो था वो थाईलैंड और वियतनाम के बीच मानो एक सैंडविच बन गया, जिसके कारण कंबोडिया ने अपने एरिया को बचाने के लिए फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस तो मानो भाई साहब इसका इंतजार ही कर रहा था। तो फ्रांस ने कंबोडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉमिस कर दिया, एक शर्त के साथ कि कंबोडिया अपनी सारी पावर फ्रांस को दे देगा। अब कंबोडिया भाई साहब ऐसे में मरता क्या ना करता। तो 1863 यानी कि 1863 में कंबोडिया ऑफिशियली फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट का पार्ट बन जाता है और फिर यही फ्रेंच कुछ ऐसा करते हैं आगे चलकर जो बहुत बड़ा बवाल बनने वाला था। देखिए, जैसे ही कंबोडिया फ्रेंच कंट्रोल के अंडर जाता है ना, वैसे ही फ्रांस कंबोडिया के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्लेस करके एक वेस्टर्न स्टाइल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश कर देता है, जिससे ना कंबोडियन किंग नाम मात्र का रह जाता है। फ्रेंच कॉलोनी ने कंबोडिया के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे राइस, रबर, टिम्बर, इन सबको निकालना शुरू कर दिया। फ्रेंच चाहते थे कि वो कंबोडिया को और ज्यादा देर तक रूल करें ताकि कंबोडिया के पूरे रिसोर्सेज का अच्छे से एक्सप्लॉइटेशन हो सके। इस समय तक ऑलरेडी फ्रांस ने ना वियतनाम, लाओस, कंबोडिया इनको अपनी कॉलोनी बना लिया था। अब फ्रेंच चाहते थे कि वो थाईलैंड को भी अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लें, लेकिन थाईलैंड वाले ऐसा नहीं चाहते थे। पर उस समय थाईलैंड की जो मिलिट्री पावर थी ना, वो उतनी ही स्ट्रांग थी जितनी आज इंडिया के सामने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिस कारण थाईलैंड ने फ्रांस के साथ एक बॉर्डर सेटलमेंट डील कर लिया। इस डील में डिसाइड ये होता है कि थाईलैंड अपने कुछ रीजन जैसे बेटमबांग, सीम रीप या फिर सरे एम्बल फ्रांस को दे देगा, जिसके बदले थाईलैंड को इंडिपेंडेंट ही रहने दिया जाएगा, ऐसा फ्रांस ने बोल दिया। अब थाईलैंड ने भी सोचा कि भाई पूरा फ्रेंच कॉलोनी बनने से तो बढ़िया यही है कि कुछ रीजन को कंबोडिया यानी फ्रांस को दे दिया जाए। फ्रेंच अथॉरिटी इन हिस्सों को कंबोडिया में मिला देती है। अब इस स्थान पे दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया में फ्रांस से आज़ादी की मांग उठने लगती है। अल्टीमेटली 1953 में कंबोडिया को फ्रांस से आज़ादी भी मिल जाती है। पर फिर इसी समय ना थाईलैंड को उनके साथ हुए धोखे का पता चलता है। थाईलैंड को बाद में पता चला कि 1907 में जो बॉर्डर बनाए गए ना, तब बाउंड्री कमीशन ने जानबूझकर थाईलैंड के कुछ हिस्सों को जो डील के अकॉर्डिंग भी थाईलैंड के ही थे, उनको भी ना कंबोडिया में मिला दिया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रेहविहीर का शिव मंदिर। ट्रीटी में साफ साफ लिखा हुआ था कि डैंगरेंग माउंटेन्स की जो फ्रंटियर है उसको वाटरशेड लाइन के हिसाब से ही ड्रॉ किया जाएगा। अगर ये प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो प्रेहविहार टेम्पल थाईलैंड की तरफ होना चाहिए। लेकिन 1907 में फ्रांस ने प्रेहविहार को कंबोडियन बॉर्डर के अंदर डाल दिया था। उस वक्त थाईलैंड के जो ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने इतनी बड़ी बात को मिस कर दिया।
उन्होंने इस मैप को ध्यान से देखा ही नहीं और इस मैप को रेफरेंस के रूप में ही एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही थाईलैंड ने ये रियलाइज किया, उन्होंने तुरंत अपनी थाई फोर्सेस को भेजकर मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया, ये कहकर कि ये थाई सॉइल के ऊपर मंदिर है। कंबोडिया ने इसका पूरा विरोध किया और तुरंत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए, जिसके बाद ICJ ने ना इस पे डिटेल्ड स्टडी की और ये फैसला किया कि ये प्रे विहार टेम्पल जो है वो कंबोडिया का होगा, क्योंकि अब भले ही धोखा हो या जो हो, 1907 में थाईलैंड ने खुद इस मैप को एक्सेप्ट किया था। ICJ की इस रूलिंग के बावजूद थाईलैंड ने डिस्प्यूटेड लैंड से ना अपनी फोर्सेस को विड्रॉ नहीं किया और मंदिर के पास अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। इसके बाद थाई और कंबोडियन फोर्सेस के बीच में टेंशन्स बढ़नी शुरू हो गई। बॉर्डर एरिया में ना थाईलैंड और कंबोडिया के ट्रूप्स के बीच में कई बार झड़प हो चुकी थी। दोनों देश इस लैंड पर अपना क्लेम जताने लगे थे और दोनों देश अलग अलग नैरेटिव्स फैलाने लगे थे। थाईलैंड वाले कहते थे कि फ्रांस ने धोखे से इस रीजन को कंबोडिया को दे दिया और कंबोडिया वाले ये कहते थे कि ये रीजन पहले खमेर किंगडम का पार्ट था और कंबोडिया की वो बड़ी डायनेस्टी थी, इसीलिए नेचुरली कंबोडिया का ही रीजन है। 2008, 2011, 2015 हर बीते साल दोनों देशों के बीच में मिलिट्री एग्रेशन शुरू होने लगे। अब ये टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि बाकायदा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ना एक प्रॉपर वॉर एक्सपेक्ट की जा रही है। थाई PM ने साफ साफ कह दिया है कि कंबोडिया के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदल सकता है। หลักการว่าต้องใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ต้องพยายามพูดคุยกันในการแก้ไข उधर से कंबोडिया ने भी कह दिया है कि अगर थाईलैंड अपना ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ता तो कंबोडिया बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। पर कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आज थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में प्रे विहार मंदिर को लेकर माहौल काफी गर्म हो चुका है, वॉर तक की बातें हो रही हैं। पर देखिए हमें ना यहाँ पर यह बात समझनी पड़ेगी कि प्रे विहार मंदिर का जो इशू है ना, वो डिप्लोमेटिकली दोनों देशों को एक साथ बैठकर सॉल्व करना चाहिए था और कर सकती थी। इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, जैसे कि मंदिर रहेगा तो कंबोडिया में, लेकिन इसका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसका एक बड़ा अंश जो है वो थाईलैंड को मिल जाएगा, या फिर प्रे विहार मंदिर को कोडोमिनियम बनाया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो दोनों देश इस रीजन में जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर शेयर्ड गवर्नमेंट कर सकते हैं और ऐसे ऑलरेडी कई एग्जांपल्स हैं। द ग्रेट लेक जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में शेयर्ड है, उसको जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मैनेज किया जाता है। उल्टा लेक्स तो छोड़िए, एंडोरा जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश है, छोटी सी कंट्री है, उस पे फ्रांस और स्पेन दोनों मिलकर रूल करते हैं। तो भाई साहब जब एक देश को जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रूल किया जा सकता है तो आई थिंक 4 किलोमीटर के लैंड को भी अच्छे से रूल किया जा सकता है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इस सब ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का असली रीजन सिर्फ टेरिटोरियल या हिस्टोरिकल नहीं है, क्योंकि जो दोनों के दोनों देश है ना वो पीस लविंग कंट्रीज हैं। एक्चुअली इतने टेंशन के बाद भी कई बार थाईलैंड ने कंबोडिया की मदद की है। जब 1980s में कंबोडिया में कम्युनिस्टों ने आतंक मचा दिया था और करीब 15 लाख लोगों को मार दिया गया था, तब कंबोडिया के कई रिफ्यूजीज को थाईलैंड ने अपने देश में शरण दी थी। वहीं कंबोडिया ने भी थाईलैंड की कई बार मदद की है जब थाईलैंड में नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड्स और स्टॉर्म्स आते हैं। और इन बातों से क्लियर हो जाता है कि इन दोनों देशों के बीच में एज सच कोई नफरत नहीं है काफी टाइम से। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि आज ये एक दूसरे को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। तो इसका असली रीजन है चाइना। देखिए जैसे चाइना ने अफ्रीका और एशिया के देशों को डेथ ट्रैप पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल में लिया, वैसे ही चाइना की नजर साउथ ईस्ट एशिया पर भी है। चाइना ने ऑलरेडी कंबोडिया को डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी के कारण पूरी तरीके से मिनी कॉलोनी बना लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट तक कहती है कि चाइना ने एक परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है वहां पर। कंबोडिया एक तरीके से चाइना का एक वैसल स्टेट बन चुका है। ऊपर से चाइना तो अब कंबोडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी टांग अड़ाने लग गया है। और अब चाइना की जो नजर है वो थाईलैंड पर है, क्योंकि चाइना को मलक्का रीजन को बाईपास करने के लिए रेलवे लाइन बिछानी है। और ये जो रेलवे लाइन है ना, ये चाइना के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाइना जो है वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू अपने बहुत से सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। पर इन सब बातों के विपरीत थाईलैंड जो है ना वो आज की डेट में यूएस का एलाई है, और अगर ऐसे में मलक्का स्ट्रेट यूएस अपने प्रेशर से चोक कर देती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाईलैंड जो है वो यूएस से ज़्यादा क्लोज है और इसीलिए चाइना के इस रेलवे प्रोजेक्ट में बहुत डिले हो रहा है। तो चाइना अब कंबोडिया के थ्रू अपना गेम खेल रहा है। कंबोडिया में जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ना, सारे चाइनीज कंट्रोल्ड हैं, और इसका फायदा उठाते हुए चाइना ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू एंटी थाईलैंड कंटेंट प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और इससे कंबोडिया के लोगों के बीच में थाई लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ने लग गई है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड के अंदर यूएस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं
वो कंबोडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कंटेंट बढ़ा रहे हैं। देखते ही देखते दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब होने लग गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नफरत तो वहां के लोकल लोगों में आई होगी सोशल मीडिया के थ्रू, इससे देशों के रिश्ते कैसे खराब हो रहे हैं। आप खुद भारत का एग्जांपल ले लो, कैसे बांग्लादेश जो एक समय पर भारत का इतना फ्रेंडली देश था, अब वहां के लोगों में इंडिया के खिलाफ जहर बढ़ चुका है और इससे अल्टीमेटली इंडो बांग्ला रिलेशनशिप अपने लोएस्ट लेवल पर आ चुकी है। सेम आप मालदीव्स के साथ देख लो, कैसे उनके लोगों के एंटी इंडिया रेटोरिक्स के कारण मालदीव्स के साथ इंडिया के जो रिश्ते थे वो खराब हुए थे। और इसी तरीके से चाइना का जो एम है वो सिंपल है, इन दोनों देशों के बीच में रिफ्ट हो जिससे चाइना अपने स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को एक्सप्लॉइट कर सके। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो चाइना के इन्फ्लुएंस का इनएविटेबल रिजल्ट है। कंबोडिया जो है ना वो मिलिट्री वाइज थाईलैंड से काफी वीक है, लेकिन चाइना ओपनली कंबोडिया को आर्म्स सप्लाई देता है। इतना ही नहीं, चाइना अपने पालतू कुत्ते पाकिस्तान को भी कहता है कि जाओ कंबोडिया को ट्रेन करो। वो बात अलग है कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग के बाद कंबोडियन आर्मी और कमजोर हो सकती है। खैर ये कहना गलत नहीं होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया की जो लड़ाई है ना, वो चाइना की प्रॉक्सी वॉर बन चुकी है और इसीलिए भारत को सावधान होने की आवश्यकता है। याद करिए कैसे यूएस बांग्लादेश के अंदर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, जो शेख हसीना गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। तो यूएस ने सोशल मीडिया के थ्रू इतना एंटी शेख हसीना कंटेंट पोस्ट किया कि नेशन वाइड मूवमेंट बन गया और अल्टीमेटली शेख हसीना को ओवरथ्रो कर दिया गया। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर फॉरेन स्पॉन्सर्ड कैंपेन होते हैं ना, वो अब भारत के अंदर भी अप्लाई करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया जा रहा है। 2024 का इलेक्शन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था। एक्चुअली आप अभी की बात कर लो, कैसे चाइना अपने सोशल मीडिया एप्स जैसे कि रेड नोट के थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इंडियन आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पर हमारी गवर्नमेंट जो है अब इस थ्रेट को हल्के में ले रही है। अगर भारत ने इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को सीरियसली नहीं लिया तो भारत की सॉवरेनिटी, भारत की संप्रभुता पर खतरा हो सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इंडिया के रिलेशंस उसके नेबर्स के साथ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इंडिया इस ग्रोइंग सोशल मीडिया हेट के इन्फ्लुएंस को कितना सीरियसली लेता है। आज कई देश हैं जिन्होंने इस थ्रेट को सीरियसली लिया है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर जो है ना, वो साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को अपने 5th मिलिट्री डोमेन के रूप में ट्रीट कर रहा है, लैंड, एयर, सी और स्पेस के साथ में। उन्होंने 2019 में पोफमा एक्ट पास किया है, जिससे सोशल मीडिया में फॉरेन इंटरफेरेंस जो है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने नेशन वाइड पब्लिक एजुकेशन कैंपेन भी चलाए हैं ताकि लोग मिस इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकें। उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंडर डिजिटल डिफेंस कमांड भी एस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा आप एस्टोनिया का एग्जांपल देख लो, जिन्होंने रशिया के मैसिव डिस इन्फॉर्मेशन और साइबर अटैक के बाद साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डिफेंस में वर्ल्ड लीडर बनने का फैसला लिया है। उन्होंने एक नेशनल डिजिटल आईडी और ई गवर्नेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण सोशल मीडिया में डिस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल कम कर दिया गया है और अगर कोई करता भी है ना तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। एस्टोनिया ने स्कूल के करिकुलम में आज मीडिया लिटरेसी भी इंटीग्रेट की है और इसीलिए भारत आज ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो इस सब को मजाक में ले। आज भारत को इन सब चीज़ों पर तुरंत एक्शन लेना होगा, वरना फ्यूचर में भारत की सिचुएशन कंबोडिया और थाईलैंड जैसी हो सकती है। एनीवेज, आप क्या सोचते हैं थाईलैंड और कंबोडिया के इस युद्ध के बारे में, जिसे एक्चुअल में यूएस और चाइना लड़ रहे हैं? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है उसको अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।